जुबली हिल्स के नए एमएलए नवीन यादव ने आज हलफ बर्दारी की, जिसके साथ ही उन्होंने रस्मी तौर पर जुबली हिल्स के रुकने असेंबली के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने नवीन यादव से हलफ ली और उन्हें असेंबली के हाउस में खुशामदीद कहा। इस मौके पर वजीर अजहरुद्दीन, मेयर, डिप्टी मेयर, कंटोनमेंट के एमएलए श्री गणेश, एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी भी हाजिर रहे, जबकि नवीन यादव के खानदान के अफराद ने भी उनकी हलफ बर्दारी देखी। हलफ बर्दारी के ये तकरीब पुरसुकून माहौल में रियासती क़यादत और मुकामी नुमाइंदों के मौजूदगी में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नए मरकज़ के क़याम का खैर मकदम करते हुए इसे रियासत के एरोस्पेस और दिफाई शोबों की तरक्की में एक अहम संग मेल करार दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो सफरान को इस बड़े सरमायाकारी प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सफरान का यह मरकज़ 1000 से ज़ायद माहिर टेक्नीशियंस और इंजीनियरों को रोज़गार फराहम करेगा और मुकामी सनतों और MSMEs के लिए नए मौक़े पैदा करेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस तकरीब में शिरकत की। मुलक ज़िले के कन्नाईगुड़म मंडल में इंद्रम्मा साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान वजीर पंचायत राज सीतक्का को BC रिजर्वेशन के मामले पर अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। साड़ियों की तकसीम के प्रोग्राम के बाद वापस जाने के दौरान सीतक्का को नौजवान कायदीन और मुकामी खवातीन ने रोक लिया। उन्होंने सवाल किया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में BC तबके को एक भी सरपंच सीट क्यों नहीं दी गई। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कायदीन ने नरेश नामी नौजवान के साथ साथ दीगर को खामोश करवाने की कोशिश की। वजीर सीतक्का कोई वाज़ेह जवाब ना दे सकी और पार्टी की जानिब से 42% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए वहां से चली गई। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सऊदी अरब से वापसी से पहले जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल से मुलाकात की। उन्होंने कौंसल जनरल फहद अहमद खान सूरी की भरपूर ताउन और मुतासरा खानदानों के लिए आइंदा तमाम उमूर की आसान तकमील की यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर किया। कौंसलेट की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि आइंदा तमाम दस्तावेजी कार्रवाई कौंसल जनरल की निगरानी में मुकम्मल की जाएगी और हर मुतासरा खानदान की रहनुमाई और मदद को यकीनी बनाया जाएगा। अंबरपेट पुलिस स्टेशन में चोरों से बरामद सोने के साथ साथ एक हथियार गायब हो जाने पर टास्क फोर्स ने सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया। आला हुकाम के मुताबिक शुबा है कि SI ने सोना और पिस्तौल अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए रहन रख दिया। मज़ीद हक़ाइक़ और तफसीलात के सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में मुसलसल बढ़ती शराब की दुकानात के मसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर इसी तरह शराब की दुकानात बढ़ती रहीं तो रियासत का नया नाम रखना पड़ सकता है। यह तबसरा जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने किया। नागरम म्यूनसिपलिटी हदूद में वाक़ श्री सत्यनारायणा कॉलोनी में रिहायशी इलाकों के दरमियान शराब की दुकानात कायम करने के खिलाफ मुकामी अफराद हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि शराब की दुकानों पर मुकम्मल कंट्रोल और उनके दायरा इख्तियार में ना होने के बावजूद पॉलिसी फैसला आने तक जरूरी हिदायत जारी करने का इख्तियार अदालत को हासिल है। अदालत ने मशवरा दिया कि शराब की दुकानात कम से कम सड़क से सीधे नजर न आने वाले मकामात पर कायम की जाएं ताकि अवामी बेचैनी को रोका जा सके। कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 3 बरस बाद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर निर्मला ही मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, वजीर आला रेवंत रेड्डी और PCC सदर महेश कुमार गौड़ तीनों ने मिलकर फैसला किया है कि निर्मला ही कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। उन्होंने ये कहा कि ये ना समझें कि मैं इंतखाब लड़ूंगा, निर्मला ही उम्मीदवार होंगी, लिहाजा उन्हीं का साथ दें और उन्हीं को फॉलो करें। गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स शालीबंडा में आग लगने के वाक़े के सिलसिले में दुकान के मालिक चल बसे। शिव कुमार DRDO अपोलो हॉस्पिटल में जेरे इलाज थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक BRS हुकूमत ने किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क या काबीनी मंजूरी के बगैर मनमानी तौर पर सनती अराजियात की तब्दीलियाँ की, जिसका फ़ायदा चंद मखसूस अफराद को पहुँचाया गया। उनके मुताबिक मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने शफाफ सनती अराजी तब्दीली पॉलिसी मुतारफ़ की है, जिसका मकसद हैदराबाद में आलूदगी में कमी लाना और आवाम पर कोई इजाफी बोझ डाले बगैर रियासती टैक्स में इजाफा करना है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने सनती पार्क्स के अंदर भी अपनी मर्जी के मुताबिक अराजियात के इस्तेमाल में तब्दीलियां लाई थी। నాచారం ఐడిఏ మల్లాపూర్ చెర్లపల్లి మౌలాలి ఉప్పల్ కూకట్పల్లి జీడిమెట్ల బాలానగర్ రామచంద్రాపురం పటాన్చెరు ఇటువంటి ప్లేస్లన్నీ ఒకప్పుడు 50-60 సంవత్సరాల క్రితం హైదరాబాద్ నగరానికి ఊరు బయట ఉంటాయి. సరే, అప్పుడు నగరం బయట ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నగరంలో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ కోసం ఆ రోజు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ గా డెవలప్ చేసి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఇచ్చారు. 50-60 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ నగరం పెద్ద ఎత్తున విస్తరించి ఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ చుట్టూ కూడా అంతా రెసిడెన్షియల్ కాలనీస్ వచ్చినాయి. అట్లా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, మీరు ఈ మధ్య ఢిల్లీలో కూడా చదివి ఉంటారు, ఢిల్లీలో విపరీతమైనటువంటి పొల్యూషన్ పెరిగి అక్కడ కొన్ని రోజుల పాటు పాఠశాలలు కూడా క్లోజ్ చేస్తూ హాలిడేస్ ఇస్తా ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కూడా హాలిడేస్ ఇచ్చి కొన్ని రోజులు బయట ఢిల్లీ నుంచి బయట పోవడానికి అవకాశం ఇస్తా ఉన్నారు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే చివరికి భారతదేశ రాజధాని అయినటువంటి ఢిల్లీలో ఉండటానికి కొన్ని సమయాల్లో చాలా మంది అక్కడ రావడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. సో అటువంటి పరిస్థితి భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ నగరానికి కూడా రాకూడదనేది ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి అంశం. ఈ హైదరాబాద్ నగర వాసులు, రాష్ట్ర ప్రజలు ముందు గమనించాలి. అలాగే ఉత్తమ్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు, సరే మీరు పరిశ్రమ పెట్టుకున్నారు కదా, మీరు బయటికి పోండి, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన ఎక్కడో పెట్టుకోండి, మీరు వెళ్ళిపోండి అంటే అక్కడ పెట్టుబడి పెట్టి పరిశ్రమ పెట్టుకొని చాలా సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఖాళీ చేసి ఆడిపోమని అంటే అంత తొందరగా పోయే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఒత్తిడి చేసి భయపెట్టి బయటికి పంపించే పరిస్థితి కూడా అంతకంటే మంచిది కాదు. అట్లాగే ఈ పారిశ్రామిక వాడల్లో చాలా మంది కొన్ని సిక్ అయి हैदराबाद से महबूबाबाद जाने वाली RTC बस में शराब के नशे में धुत 2 अफराद ने अमले पर हमला कर दिया। दोनों अफराद वरंगल में बस में सवार हुए थे और उन्हें नरसमपेट पर उतरना था, लेकिन हालत नशे में सो जाने की बायस उन्होंने स्टॉप मिस कर दिया। कंडक्टर ने बस रोककर उन्हें जगाने की कोशिश की तो ये दोनों बरहम हो गए। उन्होंने दावा किया कि वह नरसमपेट के कांग्रेस रुकन असेंबली माधव रेड्डी के भाई हैं और इसी बहाने ड्राइवर और कंडक्टर पर इन दोनों ने हमला कर दिया। राम जन्मभूमि मंदिर में परचम कुशाई की तकरीब के सिलसिले में SP के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी है। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को चाहिए कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें और कौमी तरक्की में सबको शामिल करें। उन्होंने कहा कि आज का ये प्रोग्राम सिर्फ BJP का एक सियासी इवेंट था और इस तरह की सरगर्मियों को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। घर में ध्वजा फहराई गई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना देखिए, है? मैं ये घर कहता हूँ ध्वजा कि कैसे- हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए और खासतौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। अयोध्या में धर्म ध्वजा फैलाएगी, लेकिन अयोध्या के सांसद जो है प्रसाद जी, उनको उसमें इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ BJP का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया, और मैं समझता हूँ ये ना तो पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम जिसको हम नहीं मान सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन दो चीजों से नजरअंदाज करने के लिए इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिलकर के रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिलकर के लेकर के चला जाएगा। ये धर्म ध्वजा जो फहराई गई है, धर्म ध्वजा जो फहराई गई, वो कैसी महसूस हो रही है, कैसी लग रही है? ये मैंने कह दिया, इससे ज्यादा और टिप्पणी करूंगा। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा तो तभी हमें इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ एक समाज और एक धर्म को आगे सरकार बढ़ाने का काम करे। शहर में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज मरकज का वज़ीर आज़म मोदी ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इससे कंपनी को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी।
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند برسوں میں ہندوستان کا شہری ہوابازی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اب تک ملک نے 1500 طیاروں کے لیے آرڈرز حاصل کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان میں ایئر کرافٹ سروس سینٹر کا قیام ملک کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے نہرو زولوجیکل پارک کو ISO سرٹیفکیٹ پیش کیا اور زو پارک کی مسلسل عمدہ کارکردگی و اعلیٰ معیار کی ستائش کی۔ 1963 میں قائم یہ زو ملک کے سب سے بڑے چڑیا گھروں میں سے ایک ہے جو سالانہ 30 لاکھ سے زائد سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے۔ یہ ملک کا پہلا چڑیا گھر ہے جس نے اپنے کیمپس کے اندر سفاری پارک متعارف کیا ہے۔ GHMC کا آخری جنرل باڈی اجلاس آج منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایک گروپ فوٹو بھی لیا گیا۔ اس گروپ فوٹو میں کارپوریٹرز، میئر، ایکس آفیشو ارکان اور GHMC کمشنر کے علاوہ زونل کمشنر اور سینئر عہدیدار موجود تھے۔ یہ اجلاس موجودہ میعاد کے اختتام کی علامت ہے، ایک ایسا سفر جو ذمہ داری، خدمت اور حیدرآباد شہر کی ترقی و بہبود کے لیے مسلسل کوششوں سے عبارت رہا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر پورے خلوص اور لگن کے ساتھ تمام ڈویژنز میں شہری انفراسٹرکچر، عوامی سہولیات اور کمیونٹی ویلفیئر میں بہتری کے لیے مشترکہ طور پر خدمات انجام دی گئی۔ مجلس کے سابق رکن اسمبلی وارث پٹھان نے کامٹی ناگپور مہاراشٹر کے ادارہ جات مقامی کے انتخابات کے سلسلے میں مہم چلائی۔ 2 دسمبر کو ان انتخابات کی رائے دہی ہونے والی ہے۔ یوم دستور کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے اپنے پیام میں دستور کے معماروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دستور سازوں کی بصیرت اور دور اندیشی ہمیں وکست بھارت کی تعمیر کے سفر میں مسلسل حوصلہ دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا دستور انسانی وقار، مساوات اور آزادی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ جہاں شہریوں کو حقوق عطا کرتا ہے وہیں ذمہ داریوں کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے اور انہی ذمہ داریوں پر مضبوط جمہوریت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے لیے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 12,735 گرام پنچایتوں میں سے BC طبقات کو صرف 2,176 نشستیں ملی ہیں، جو کہ صرف 17.8% نمائندگی ہے۔ سدی پیٹ ضلع سب سے زیادہ نمائندگی کے ساتھ سر فہرست ہے۔ 508 میں سے 136 نشستیں BC کو یعنی 26.77% حاصل ہوئی ہیں۔ BC GP شیئر کے ساتھ ٹاپ 5 اضلاع میں گدوال، سدی پیٹ، نارائن پیٹ، کریم نگر اور پیدا پلی شامل ہیں۔ گدوال میں 27.45، سدی پیٹ میں 26.77، نارائن پیٹ میں 26.47، کریم نگر میں 26.41 اور پیدا پلی میں 26.23% BC تحفظات ہیں، جبکہ کم ترین نمائندگی والے اضلاع میں کتاگوڑم 0%، محبوب آباد 3.94%، ملگ 3.42%، عادل آباد 4.86% اور آصف آباد 5.97% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں BC طبقات کو گرام پنچایت سطح پر بہت کم نمائندگی ملی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے گرام پنچایت انتخابات کے سلسلے میں شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ یہ انتخابات 11، 14 اور 17 دسمبر کو ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے ساتھ ہی ریاست بھر میں مثالی انتخابی ضابطہ اخلاق کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 11 دسمبر کو ہوگی۔ 27 نومبر سے پرچہ نامزدگیاں داخل کی جا سکیں گی۔ دوسرے مرحلے کی رائے دہی 14 دسمبر کو ہوگی اور 30 نومبر سے پرچہ نامزدگیاں داخل کی جا سکیں گی۔ تیسرے مرحلے کی رائے دہی 17 دسمبر کو ہوگی اور 3 دسمبر سے پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل۔ واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور